आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम एक ऐसी हस्ती के हुजूर बैठे हुए हैं, ऐसे चिराग है, उनका वक्त जो है बहुत कीमती है और आपसे बहुत कुछ हमें चूँकि सीखना है। सर के आप का जो मुकाम है दुनियाए अदब में, साहित्य दर्शन में जो आपका काम है, और ये कहना चाहिए जो किताबों की दुनिया है, जो जिसके बगैर पढ़े हमको ना हम वैज्ञानिक हो सकते हैं, ना हम एक आम नागरिक हो सकते हैं। आपकी वो शख्सियत है सर कि जिसको अगर हम पारस कहें तो सर ये बहुत छोटी बात होगी। आप वाकई पारस हैं सर, इस बात का हमें एतबार है। और जब हमारे दर्शक आपकी बात को सुनेंगे, आपके अनुभव को हम जब साझा करेंगे दर्शकों से, तो आपको सर एहसास हो जाएगा कि आपको दर्शक कितना प्यार करते हैं। मैंने जब आपका वो गीत पहली बार सुना तो मुझे लगा, और इंदिवर उसको अपने स्वर में ढाल रहे हैं, और जब मैं ऐसा मंत्र मुग्ध हो गया वहाँ, तो सर मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम एहसानमंद हैं सर। आपने एहसान की बात की नहीं, मैं ये मानता हूँ कि आप हैं या कोई और, जो भी इस संसार में किसी प्रकार का भी सृजन कर रहा है, वो अपना योगदान देता है। उस योगदान से ही पूरा विकास होता है। जैसे कि सृष्टि में प्रत्येक कण अपना योगदान देता है और सृष्टि संचालित होती है। इसलिए एहसान की बात नहीं है, आप मेरे सहयात्री हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं अभी विद्यार्थी हूँ उर्दू अदब में भी, और आपके बराबर में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे ये कोई माता पिता के पुण्य का फल है जो मैं आपके बराबर में बैठा हुआ हूँ सर। मैं आपसे सर चंद सवाल करने की जो है जसारत कर रहा हूँ। स्वागत बताएं सर, आपका जन्म कहाँ हुआ है? देखिए, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में, जी, अब तो ये जिला हो गया हापुड़ जी, उससे पहले ये जिला था गाजियाबाद जी, और उससे पहले जब मेरा जन्म हुआ था तब ये जिला था बुलंदशहर जी, और वो जगह का नाम है, गांव का नाम है सिकंदरपुर काकौड़ी। जी, 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 सिकंदरपुर काकौड़ी। और ये वो काकौड़ी वो नहीं है जो शाहजहाँपुर वाला जी, 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 वो नहीं है, ये अलग है। सिकंदरपुर काकौड़ी मेरा गांव है, जहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरा जन्म हुआ था 4 नवंबर 1946 को। गांव में हमारे बाबा, हमारी माँ, हमारे पिताजी, सबके सब एक गांव का जो एक माहौल हुआ था। जैसे ही पता लगा कि पुत्र जन्म हुआ है, जी, तो एक अलग प्रकार का आज भी होता है, उस जमाने में और ज्यादा होता जी, था, जी, है ना, एक जश्न जी होता था। वहां मेरा जन्म हुआ। जी, जी। अब वो एक परिवार में ये होता है कि विरासत को संभालने वाला जो है वो आ गया है और एक चिराग, नया चिराग रोशन हो गया है। लेकिन एक बात है जी, जब मेरा जन्म हुआ, इसके बावजूद कि मेरा जन्म गांव में हुआ, जी, लेकिन फिर भी मैं ग्रामीण नहीं हूँ जी, मैं नगर में रहने वाला नागर हूँ। हाँ, कारण है, जी, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है कि 1945 में हमारे पिताजी जी, श्री विद्यासागर वशिष्ठ, जी, वो हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है, जी, 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 उसका हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, जी, वो उसमें आ गए थे काम करने के लिए, एडिटोरियल में। जी, और तब उस जमाने में थे महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी, जी, वो उस जमाने में एमडी हुआ करते थे एसटी के। जी, तो उन्होंने बल्कि डायरेक्ट उन्होंने ही इंटरव्यू लिया था हमारे पिताजी का। जी, तो 1945 में जब वो यहाँ आ गए, जी, नौकरी करने लगे यहीं पर, जी, तो हम तो जन्म के कुछ ही वर्षों के बाद तो हम दिल्ली में आ गए रहने के लिए। तो एक प्रकार से देखा जाए कुछ ही दिनों के लिए मैं गांव रहा, बाकी मेरी तो यहीं से पढ़ाई, यहीं रहना सहना। इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो नागर हूँ भाई, ग्रामीण नहीं हूँ। आप तो यहाँ आ गए दिल्ली में पिताजी के साथ। हाँ हाँ हाँ। और चूंकि वो जो वक्त था ना सर, वो बड़ा संघर्ष का दौर रहा है। उस वक्त में मैं देखता हूँ कि सभी ने संघर्ष किया है और पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था और बड़ा अनुशासन होता था बड़ों का। संघर्ष शब्द पे याद आया मुझे। ये वो ज़माना था
मेरा जन्म हुआ है जी 1946। मैंने इट वाज ए ट्रांजिशनल पीरियड कि अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं, जी आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद होने की प्रक्रिया में है। जी 1947 में आज़ाद हो रहा है, जी भूमिका चल रही है, जी। विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं और तनाव भी हैं। जी उस सारे संघर्ष के साथ हमारे पिताजी नौकरी कर रहे थे। जी वो रहते थे पुरानी दिल्ली में, नई सड़क एक जगह है, जी और वहाँ पर मालीवाड़ा जगह है, मालीवाड़ा के अंदर वैद्यवाड़ा है। जी वैद्यवाड़े के एक छोटे से एक मकान में वो रहा करते थे। जी यहाँ हम थे और वहीं से वो, और साइकिल पर, जी साइकिल थी, वो जी। ज़माना साइकिल का था उस ज़माने में। जैसे वो नेहरू और उसके बाद का जो वक्त आता है ना, वो सारा साइकिल युक्त था एक प्रकार से उस ज़माने में। जी तो साइकिल से ही वो अपने ऑफिस जाते, मिंटो रोज जी। होते हुए ऑफिस वहाँ था कनॉट प्लेस में, हिंदुस्तान टाइम्स का। जी तो बड़ा उस मायने में भी संघर्ष किया उन्होंने, सारा काम करना, रात को साइकिल से फिर घर जाना, जी हम सबको देखना। जहाँ तक सवाल मेरी अपनी शिक्षा का है, बचपन में वहीं पर वैद्यवाड़े में ही मेरा कोई स्कूल था छोटा सा, जी वहाँ पर मुझे दाखिला मिल गया, दे दिया पहली कक्षा में। जी और तब ये नहीं, केजी वेजी नहीं थे हमारे ज़माने में, जी ये केजी LKG और KG और फिर ये फंसी कुछ नहीं, सीधे कच्ची और पक्की, अच्छा कच्ची कच्ची कक्षा पक्की कक्षा तो ऐसे होती थी। तो हमारे तो पक्की कक्षा में, यानी कि पहली कक्षा में जी मेरा एडमिशन वहाँ हो गया था। लेकिन जी इससे थोड़ी सी और आगे की कहानी में बताऊं, जी उसी के कुछ दिनों के बाद, कुछ 5-6 साल के बाद, हमारे बाबूजी, हमारी माँ गायत्री जी। देवी वशिष्ठ, दो ही थे हम दोनों, जी मेरा जन्म हो गया था। तो वो दोनों, बाबूजी ने कहा कि नहीं भाई यहाँ पर मामला नहीं बनेगा। तो फिर वहाँ पर नई रोहतक रोड एक जगह है, जी सराय रोहल्ला नई रोहतक रोड पर 1953 में बाबूजी उस मकान में आ गए थे। उधर से उधर हाँ, शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए थे। और वहीं पर किराए का मकान वो भी था, जी वो भी किराए का मकान था, और वो भी जहाँ शिफ्ट हुए वो भी किराए का मकान। शिक्षा की वजह से। यानी अपनी नौकरी, अपनी जी। हालात, जी अपनी व्यवस्थाएं, शिक्षा तो नहीं ऐसा कारण था, लेकिन शिफ्ट करता है आदमी नौकरी, उसका शिक्षा का कारण नहीं था उसमें। तो वो 1953 में आए, और देखिए असलम भाई, जी उस किराए के मकान में बहुत बड़े ऊंचे पद पर पत्रकार थे वो। उनके पास, बाबूजी के पास, जाने कौन कौन से कवि आते थे, उनके पास जाने कौन कौन से बड़े बड़े चीफ एडिटर आते थे। वो छोटा सा हमारा मकान था, हमारे मित्र साहित्यकार सब वो भी आते थे उसी मकान में, किराए के में। जी अब पूरी जिंदगी 1945 से उन्हें शुरू करके उस मकान में 1953 में पहुंचे, और बाद में चलकर अंतिम दिनों में उनको कैंसर हो गया था। 1983 में उसी मकान से वो इस संसार से विदा भी कर गए। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे सर। मैं बता रहा हूँ वो क्या था, सादा जीवन, जी उच्च विचार। और एक और बात, आजकल 2 लाइन लिखकर कविता की जी आदमी अपने आप को जाने क्या समझता है। कवि, जी मैं भी कवि लिखता हूँ, जी, जी, मैं भी जी। कविता लिखता हूँ भाई, है ना। लेकिन मैं इस तरह की बात, क्यों, हमारे पिताजी में ये बात थी, अपने हिंदुस्तान दैनिक में रहते हुए कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की, या अपने आप चाहना नहीं की कि मेरी कविताएं हिंदुस्तान दैनिक में छपें। ओह क्योंकि लोग बाग उनसे कहते थे कि भाई ऐसा कीजिएगा, हमारी एक कविता छपवा दी। लोग सिफारिश करते थे। तो जी। 1983 में जब उनका देहांत हुआ, तो मेरा छोटा भाई था सतीश सागर, जी वशिष्ठ लिखता था वो, जी, जी। बाबूजी के बाद उपनाम लिया सागर। हम दोनों ने मिलकर फिर उनकी ये किताब 1984 में, ये उनके नाम से ये है। उनको आपने श्रद्धांजलि हाँ, भी दी। श्रद्धांजलि, कम से कम इतना तो करें हम जी 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 कि भी उनकी कविताओं को इकट्ठी कर लें और प्रकाशित करते हैं। सागर रचना नाम से यह किताब। सर आपने नाम भी इसका ऐसा रखा है। यही है कि भाई उनका उपनाम था जी सागर, वही सागर, जी, वो जी। समुद्र ही थे। जी तो रचना इस प्रकार से उनकी किताब उनकी ये हमने छपवाई थी। तो ये इस प्रकार से हमारी जिंदगी। और जहाँ तक सवाल मेरा बाद में, स्कूल, मेरा एजुकेशन रामजस संस्थान है, वहाँ स्कूल की एजुकेशन हुई थी, फिर दिल्ली में भी पढ़ा मैं। और एक और विशेष बात कि
एमए करने की जब बात आई तो मेरे नबी ननिहाल हरदोगंज में है, अलीगढ़ के पास। जी मेरी माँ वहाँ की हैं। तो जी। हमारे भाई थे मामा के लड़के, उन्होंने कहा भाई सुभाष को वहाँ भेज दो भाई। अच्छा, अलीगढ़ की। तो उन्होंने मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करवा दिया। आहा। तो मैं एएमयू के प्रोडक्ट हूँ। कहा दिल्ली का बाशिंदा और प्रोडक्ट एमए। हाँ, मैं अच्छा पोजीशन होल्डर व्यक्ति था मैं। जी जी। हाँ, मैं वहाँ तमाम मेरे बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, उनको प्रति मैं नमन करता हूँ, आज भी करता हूँ। गीत के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर रविंद्र भंवर जी वो मेरे गुरुजी थे। जी। कथा के समीक्षक डॉक्टर कुंवरपाल सिंह वो जी। मेरे गुरुजी थे। और सूरदास की अथॉरिटी डॉक्टर हमेशलाल शर्मा जी। वो मेरे गुरुजी थे। ऐसे ऐसे गुरुजी है। एएमयू में पढ़ा वहाँ पर मेरी, और बाद में चलकर फिर पीएचडी का सिलसिला आया। तो मैं वो भी लगे हाथ शिक्षा की बातें बता दूं। जी दिल्ली में आकर यहाँ पर डॉक्टर सावित्री सिन्हा थी अध्यक्ष। जी। मैं तो कविता का आदमी, उन्होंने कहा कि अपने आप ही उन्होंने सब्जेक्ट तय कर दिया मेरा कि नहीं तुम कहानी पर काम करो। जी। और मुझे विषय दे दिया नई कहानी का सामाजिक संदर्भ। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय व्यक्तित्व कथा की कथाकार वो मेरी गाइड बन गई। जी। नाम बताऊंगा तो आप भी दंग रहेंगे। जी। मन्नू भंडारी। ओफ। मन्नू जी अशरफ भाई, मन्नू भंडारी मेरी गाइड बन गई। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव नई कहानी की बहुत ही, जैसे 3 लोग हैं, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, ये 3 लोग नई कहानी के व्यक्तित्व माने जाते हैं उस जमाने के। तो उसी में जैसे लेखिकाओं में मन्नू भंडारी है, उषा प्रेमवदा है, ऐसी जो लेखिकाएं हैं वो। तो मन्नू जी मेरी गाइड हो गए। मेरा उसमें पढ़ाती थी, मेरा कॉलेज में पढ़ाती थी। ऐसा मामला हुआ, पीएचडी का मामला उनसे हुआ। लेकिन अब वो क्योंकि पीएचडी खुद नहीं थी तो वो डॉक्टर वो थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। उन्होंने ये और विशेष बात थी कि उन्होंने मुझे जो अपने आप को जोड़ लिया एज ए गाइड। तो मेरे 2 गाइड हो गए थे, मन्नू भंडारी और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो मैं दोनों के प्रति नमन करता हूँ। ये मेरा मामला है। सर, आपने ऐसी शख्सियत के साथ काम किया है कि हम सुन के अचंभित हैं वाकई। हम धन्य हो गए कि हम आपके करीब बैठे हुए हैं सर। सर, एक मुकद्दर और एक संघर्ष, आप इसमें से किसको प्राथमिकता देते हैं सर? ये मुकद्दर जो है ना, इसे हम भाग्य कहते हैं जी। यदि हम भाग्य को ही मानते हैं जी। तो एक पुरानी कहावत है, उसको कोट करूंगा, देव देव आलसी पुकारा। देव देव, देवता देवता भगवान, ये भाग्य। भाग्य जिसे डेस्टिनेशन डेस्टिन कहते हैं आप, जो आपके होगा निश्चित रूप में, जहां आप जाएंगे जाएंगे। मैं भाग्य को मानता हूं जी। लेकिन भाग्य, कोई भी भाग्य किसी का बिना किसी कर्म के लिखा हुआ नहीं हो सकता। डॉक्टर धर्मवीर भारती बहुत ही महत्वपूर्ण कवि भी हुए जी और कहानीकार भी हुए। उनकी कविता की पुस्तक कनुप्रिया बड़ी प्रसिद्ध है। उनका नाटक अंधा युग बड़ा प्रसिद्ध है। उसी में से एक पंक्ति में कोट करूंगा यहाँ पर जी। जब भी कोई व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, जब भी कोई व्यक्ति अनासक्त हो, कहीं अनासक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आसक्ति है, वो गीता में मतलब वेदव्यास ने कहा ना, एक प्रकार से वेदव्यास ही ना है ना, कृष्ण के मुख से जी अर्जुन को, कि आप फल की ओर न देखें, लेकिन देखें जरा ध्यान रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते वो जो कहते हैं वस्तुतः फल को न देखो नहीं, वो फल में आसक्ति मत रखो। दोनों में अंतर है। फल की इच्छा रखोगे तो वो मोटिवेट करेगी कि मैं आगे बढ़ूं जी, और यदि आपने फल में आसक्ति रख दी तो मतलब, जैसे कि उदाहरण के लिए एक छोटा सा एक जो मैं दूं उदाहरण, एक विद्यार्थी है जी, उसको क्या है, पास होना है मुझे। आसक्ति किसमें है? पास होने में है। पास होने में, पढ़ने में नहीं है जी। तो क्या करेगा? वो पर्ची बना लेता हूं नकल की जी। तो फल में आसक्ति वो है। इसलिए डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं
जब भी कोई व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, जी तो नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं। तो भाग्य और कर्म मैं इस रूप में देखता हूं, भाग्य है लेकिन कर्म के बिना नहीं है। उसको फल अपने कर्म का मतलब वो वाला कर्म नहीं जगह भाई जिसने आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे इस जन्म में, वो नहीं है। आपका काम, योर डीड्स, वट एवर यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी एज पर योर डीड्स। किसी भी क्षेत्र के हों, खेल वाले होंगे खेल में, स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स करेंगे, सामाजिक के सामाजिक होंगे, है ना जी। और भाई शायरी हम तो ये शब्द के आदमी हैं, वाणी के आदमी है, तो हम इसमें कर रहे हैं जी। सर आपने जो हमें ये बात बताई है कीमती, ये हमारे लिए धरोहर है बात सर, कि हम इस बात को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और हमें किस तरह से चूंकि आप तो हमारी जिंदगी के आइडियल हैं सर, आपकी एक एक शब्द, आपकी जो शब्दावली है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने शिक्षा के एतबार से आप अलीगढ़ भी गए, आपने यहाँ दिल्ली भी, यानी बहुत संघर्ष रहा है सर। सर मैं ये देख रहा हूँ आपकी, मैं ये लाइब्रेरी में ये मैं नज़र कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि आपने आपकी इतनी किताबें रखी हुई है यहाँ, हर सब्जेक्ट पर किताबें हैं। सर आपने पहले जब रचना अपनी लिखी तो वो कविता के रूप में थी सर या के छंद के रूप में थी सर? मैं इससे पहले एक बात और आपको जोड़ दूं, इससे पहले मैं रचना पे आऊं जी, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई बात है। हमारे पिताजी जी खुद कवि थे, बता दिया जी। हमारी माताजी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, कुछ शायद ज़माने में 8वीं पास किया होगा उन्होंने, है ना, मतलब 1940s की बात कर रहा हूँ, पर उतना ही बहुत था उस जमाने में, है ना। और फिर भी वो लिखती थी कुछ। 8वीं क्लास उस वक्त? हाँ। और स्त्री? हाँ स्त्री, इसलिए तो वो तो हमें पढ़ने का शौक, लिखने का शौक दोनों से मिला, इसलिए मैंने कहा ये बात जी, माँ से भी और पिताजी से भी। पिताजी से भी। और फिर इसी का क्या लाभ हुआ, हम 4 भाई बहन जी, मैं सबसे बड़ा जी, मुझसे छोटी मेरी बहन है मालती जी, वो डॉक्टर है, पीएचडी है, वो भी टीचर थी, रिटायर हो गई जी, है ना। उनके जो पतिदेव हमारे जिया जी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, एएसडी थे दूरदर्शन में जी, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, महेंद्र महर्षि जी। फिर मेरा छोटा भाई सतीश सागर जी जी, वो खुद व्यंग और आक्रोश का अच्छा महत्वपूर्ण कवि और पत्रकार दोनों था जी। बाबूजी के बाद वो लग गया था हिंदुस्तान दैनिक में जी। और मेरी छोटी सिस्टर सुषमा जी, हम गुड्डू कहते हैं, वो भी रचना में ही जैसे थिएटर की वो व्यक्ति रही है जी। ये एक पूरा का पूरा परिवार बताया। तो मैं आपको वह बताऊं कि मुझे रचना कैसी मिली जी। माय फर्स्ट लव जी वाज फॉर म्यूजिक। बताइए सर, आपने तो डेफिनेशन ही बदल दिया तमाम। मेरी जो पहली मोहब्बत है वो संगीत से, और फिर दूसरी मोहब्बत अभिनय से जी। क्योंकि मैं ये मानता हूं, जरा किसी भी बच्चे को देखो कितना ड्रामा करता है कृष्ण, भैया मैं नहीं माखन खाओ जी, वो कहती है झूठ बोलता है ना, मैं ना खा, मैं मान ना खा, भैया मैं नहीं माखन खाओ, ड्रामा वहीं से जी। और संगीत ऐसा हो नहीं सकता कि छोटा सा बच्चा किसी न किसी संगीत से जुड़ा ना हो। तो मैं भी संगीत से फर्स्ट लव वाज फॉर म्यूजिक एंड देन फॉर द ड्रामा। और तीसरे रूप में फिर मुझ में कविता, जिस रचना की आप बात कर रहे हैं, वो तीसरे रूप में कविता से आई थी, वो मेरे पिताजी से आई है। मैं इस बात को जानबूझ के 2 पंक्तियां उनकी यहाँ से जोड़ना चाहूँगा उसकी। सर हम तो ये चाहते हैं कि आप उनकी अलग अलग रचनाओं से सुनाएं। नहीं, सिर्फ 2 पंक्तियां उनकी। उस जमाने में उनकी एक संवेदना के आधार पर जी उनकी लंबी गीतात्मक कविता है, और उसका शीर्षक है भिखारिन। भिखारी आजकल चौराहे पे मिल जाते हैं जी, वो हो गए हैं कमर्शियल, लेकिन उस जमाने में वास्तव में भिखारिन जो होती थी उसको उस जमाने में लिखी थी 1940s में ये कविता, देखिए। और वो गाकर सुनाते थे। मैं कोशिश होगी कि मैं वो रिकॉल करूं कैसे वो गाते थे, 2-4 लाइन जी जी जी। कि वह पथ पर बैठी कर फैलाए
चिथड़ों से तन जीर्ण छुपाए, चिपकाए नन्हा शिशु उर से, मंद स्वरों में रुक रुक गाए, थामे कर में खाली झोली, बाबा कोई भर दो झोली, बाबा कोई भर दो झोली। ये पूरी लंबी कविता है, मैंने 2 पंक्तियां जानबूझ के, और वो इतना सुंदर गाते थे बाबूजी हमारे जी। ये मैं तो इतना अच्छा गा ही नहीं पाया, लेकिन वो इस समय पर वो स्वर गूंज रहा था साथ साथ जी। सर मैं आपने अभी अपने पिताजी की बात की सर, क्या आपने उनकी जीवनी भी लिखी है सर? अभी वो मौका नहीं आ पाया है, क्योंकि मैं बहुत सारे काम ऑलरेडी कर रहा। मैं ये प्लान है ऑलरेडी। मेरा सतीश का, ऐसा मेरा भाई है ना सतीश सागर, उसकी डेथ हो गई 2017 में, है ना। अभी कई साल हुए इन बातों को। तो हमने दोनों ने ही प्लान किया था इन पर एक अभिनंदन ग्रंथ का, स्मृति ग्रंथ के एक प्रकार से होता है। जी। और उसमें बहुत सारे लोगों से हमने मंगवाई भी थी आलेख वगैरह। सर आपने नाम भी नया दिया है, देखिए। हाँ, तो उनका स्मृति ग्रंथ है ना। जी। तो वो है और काफी काम उसमें हुआ है। अब देखिए, समय ने चाहा तो शायद वो हो जाए। आपने बात कही तो मैं आपको बता दूं, शायद सर ये मेरे अपने दिल की बात है कि मैं ऐसी शख्सियत के बारे में मैं भी जानूं और दर्शक भी जाने भारतीय, कि हम जिनके हुजूर बैठे हुए हैं, आखिर उनके पिताजी जो है वो समाज के लिए कितना कुछ कहते थे, कितना कुछ लिखा था उन्होंने अखबार के जरिए। और आपने अभी 2-3 लाइनें मुझे सुनाई हैं और मुझे ये तशनगी हो रही है कि मैं इसको पूरा आपसे सुन लूं। बल्कि ये भी कम होगा कि एक रचना सुनूं। मेरा जी चाहता है कि मैं इसको पूरी रचना को, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं भी इसको पढ़ूंगा। क्योंकि आप जो अभी मर्म आपने बयान किया है अपने अंदाज में, वो आपके पिताजी ने शब्दों में लिखा है, तो किस भावना से ढलकर लिखा होगा। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ। जी। कि आपने अभी सर गीत पढ़ते हुए एक पंक्ति पहले, इससे पहले पढ़ी थी, रचना से पहले, वो कृष्ण जी की आपने वो एक बात कोट की थी वहाँ। हाँ, सुर के। तो आपने एक अभिनय सा हमें करके दिखाया सर। तो हमने देखा कि आप अभिनय भी जो बहुत करते हैं। तो सर ये अभिनय आपने किस उम्र से शुरू किया था? एक तो ये अच्छा आपने प्रश्न किया। ऑलरेडी क्योंकि मेरा असिस्टेंट आता है, वो मैं इतना अपने आप नहीं लिख पाऊंगा इस उम्र में जी, तो उसको मैं डिक्टेट करता हूँ जी। तो मेरी किताब ऑलरेडी चल रही है और वो है मेरी रंग यात्रा पर, है ना। और उसका शीर्षक अभी तक मैंने नहीं रखा, पता नहीं बाद में क्या होगा। अभी तक शीर्षक रखा हुआ है वो थिएटर के दिन। जी, ये उसका शीर्षक है किताब का। जी। और वैसे क्या है, मेरी आत्मकथात्मक रंग यात्रा। जी। उसमें जो आपने प्रश्न किया वहां जोड़ू, उसमें सबसे पहले मैंने अभिनय की बात को लिखा है पहली बार। वो उतना पोर्शन में डिक्टेट करवा दिया, अभी मैं और आगे बढ़ाऊं, लेकिन उतना कि पहली बार कैसे मुझे अभिनय से मोहब्बत हुई। जी। और अभिनय से मोहब्बत मुझे हुई थी अपनी ननिहाल हरदोगंज में हम जाते थे। जी। तो हरदोगंज में जाते थे, वहां पर रामलीला होती थी, सब जगह होती थी। पर तब अब ये कमर्शियल हो गया, वो कमर्शियल नहीं था वहां पर। सच में लोग अपने आप ही वो स्वरूप बनते, राम स्वरूप वहीं के आसपास बने। जी, मैं, है ना, वो सब बनते थे। और वो जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ या फिर राधेश्याम कथावचक जी, उनका खड़ी बोली में काम था जी। तो दोनों के दोनों मिलाकर वो गाते थे लोग। वहीं पर जब रामलीला हो जाती थी, उसके बाद फिर कुछ नाटक भी हुआ करते थे जी, रामलीला के उत्सव के। तो एक कोई नाटक हुआ था, नौटंकी नुमा नाटक था वो जी। उसमें एक लड़की थी जी, जो पात्र बनी थी, ठीक है, 10-12 साल की, बड़ी 12-13 साल की। मैं गया अगले दिन दीवानगी जी, उसको कितना अच्छा किया, प्रभाव अत्यधिक, मैं प्रभावित था उसके अभिनय से। अगले दिन वो नौटंकी वाले नाटक वाले होते हैं ना, अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बाज कर कहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो रखे हुए। अगले दिन मैं जाकर देख के हूँ, मालूम ये हुआ जिसे मैं लड़की समझ रहा था
वो लड़का था। तो मैं इतना अधिक मुतासिर हुआ, कमाल है, इतना अच्छा अभिनय बना उस छोटे मेरे बाल मन पर। जी जी। और तब मैं भी क्या करूंगा नाटक, अपनी नानी से कहा, अपनी मासी से कहा मैं भी करूंगा। अच्छा। तब से 8-10 साल में वहां पर अभिनय की बात तो वहां से हुई, लेकिन फिर जब मैं बीए आ गया, बीए में यहाँ भी मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, मेरा यहीं पर दिल्ली में पढ़ रहा था, तो जी। सबसे पता नहीं कहाँ से क्या मेरे गुरुजी थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम आओ इधर। जी। मैं कहा, जी नाटक करोगे? मैंने कहा ये क्या, मुझे इतना सोचा नहीं था, स्कूल में थोड़ा बहुत किया था, कॉलेज में आके देयर इज अ प्ले एंटन चेखव का द प्रपोजल, आई वांट यू शुड डू। ओके सर, रेडियो के थे वो जी व्यक्ति। तो प्रस्ताव नामक नाटक में जो चेखव का था, उसमें मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया। वो दीगर बात है, वो शायद कौन से उनके व्यवस्था के कारण होंगे मालूम नहीं, वो नाटक नहीं हुआ, लेकिन मैं वहाँ भी मुझे अभिनय का शौक हुआ। जी। एमए करने के लिए जब मैं गया था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर जिस कस्बे में रहते थे, वहाँ भी मैं 2-3 बार रामलीला में उसमें नाटक वाटक किया। फिर बाद में चलकर एक बहुत बड़ा वृंदावन लाल वर्मा का जी एक नाटक था, राखी की लाज। जी। उसमें जो नायक था, हीरो, उसका रोल मुझे दे दिया गया। और तब लंबे लंबे नाटक कुछ थे, सारी रात, मतलब वो नाटक शायद शुरू हुआ रात को कोई 9-9:30 बजे शुरू हुआ रात को, जी। और सुबह 4 बजे तक चला। और मैं नायक तो विभिन्न बहुत सारे सीन्स में मेरा काम। मैंने कहा भाई मैं एक काम तैयार रखना, मेरी चलती थी, कोई हीरो था उस जी जी जी। तो वो सपेरा बना था मैं उसमें, तो हीरो था। मैंने कहा सिर्फ मेरी थोड़ी सी चाय देना, मेरा गला हो जाएगा। जी। डायलॉग बहुत इतनी लंबी थी, सब याद कर रहे थे, वो सवाल था तब याद कर लिया करते थे। वहाँ से नाटक हुआ। फिर मैं बदायूं में आ गया था। बदायूं में मैंने नाटक का मामला शुरू किया। सर ये उस जिस दौर की आप बात बता रहे हैं, उस वक्त आसान नहीं होता था डायलॉग्स को याद करना, और स्क्रिप्ट भी जो है वो खास लिखने वाले लोग मौजूद नहीं थे, ऐसी जबान से बताया करते थे, और उसको याद करना अपने आप में वाकई में एक काबिल कबूल एक जिंदगी है। एक बिल्कुल चरित्र को जीना पड़ता है सर उसमें, और आपने इतनी छोटी सी उम्र में किया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन आपने ऐसे ऐसे अभिनय किए सर। फिर सर आप अभिनय के क्षेत्र में आपने और भी कामयाबी हासिल की। हाँ, वो मैं असल में 1974 में बदायूं उत्तर प्रदेश में जगह है जी। बदायूं जानी जाती है, शकील बदायूंनी के लिए जानी जाती जी। है ना जगह, और फानी बदायूं के लिए जानती है। जी जी। और हमारे अब मित्र तो उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर उर्मिलेश, तो वो मेरा वही यार था, लंगोटी यार जैसे होते उसी कॉलेज में। तो उस कॉलेज में 1974 में मेरी नौकरी लग गई। कुछ ही दिनों बाद 1980 के आसपास मैं फिर कविता से थिएटर की तरफ चला गया जी। और तब मैंने 1980 में रंगायन नाम से संस्था की वहाँ पर संस्थापना की। वहाँ के तमाम शौकिया जो होते हैं ना, वहाँ उसका नाम रखा बदायूं जनपद के शौकिया कलाकारों की नाट्य संस्था रंगायन। सर आप जहाँ गए आपने अलग जगह दिया ये कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ और जो भी हो। अरे पर उसमें असल भाई वो जो उसमें नाटक बहुत बेहतरीन किए जी। बदायूं में उससे पहले कभी कोई नाटक ही नहीं हुआ था इस प्रकार का। एकेडमिक स्कूल में हो गए जी छोटे मोटे, लेकिन अलग से कोई नाटक नहीं हुआ था वहाँ पर। बुजुर्ग थे, उनसे मैंने पूछा था, भाई साहब हमें 40-50 साल 60 मालूम है, 50-60 साल से तो कोई नाटक हुआ नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब एक काइंड ऑफ आई वाज ए पायोनियर इन दैट एरिया। सबसे पहला नाटक वो आपने वहाँ पहला नाटक मैंने किया था। आप मान प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान जी। तो गोदान का जो नाट्य रूपांतर है शहर वाला हिस्सा लेकर, वो गांव वाला हिस्सा लेकर, विष्णु प्रभाकर का आपने नाम सुना ही है ना जी। विष्णु प्रभाकर ने गोदान का नाट्य रूपांतर किया और उसका नाम था होरी। हाँ, तो 15 मार्च 1981 को मैंने पहला बदायूं क्लब में जी पहला वो नाटक किया था, बहुत, जिसमें दर्शक आए होंगे, हम 5-5 रुपए के टिकट बेचते थे वहाँ पर।
जी, उस वक्त टिकट 5 रुपए का सर। अरे पीर भंवरची भिष्टी खत, निर्देशक भी मैं, जी टिकट बेचने वाला भी मैं, जी और ये भी मैं, वो भी मैं। लाइट में लाइट नहीं थी, जी लाइट के लिए रामपुर गया, यहाँ गया, पर स्पॉट लाइट चाहिए ना, जी तो बरेली से मुझे किसी प्रकार से मिली लाइट, वो लाइट लेके आया। साउंड नहीं थी, साउंड का इंतजाम करा, देयर वाज नथिंग देयर, कुछ नहीं था वहाँ। तो अलग मतलब थिएटर ऐसे नहीं हो गया वहाँ पर, तो वो किया। 15 मार्च 1981 को होरी किया। और विशेष बात हमने ध्यान रखी थी कि भाई जो नाटककार यदि है, अगर वो आ सकें तो वही उद्घाटन करें। जी। तो विष्णु प्रभाकर स्वयं आए उद्घाटन करने के लिए। वाह वाह। पहला नाटक 1982 में विजय तेंदुलकर बहुत अच्छे नाटककार मराठी के हुए हैं, जी। उनका नाटक था जात ही पूछो साधु की, जी ना, कास्टिज्म पर उस पर था, वो नाटक था, वो किया। फिर 1983 में और ही महत्वपूर्ण नाटक, मैं ये कहूंगा जितनी हुई जानकारी है, शायद कहीं हुआ तो हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी के बाद बदायूं की रंगायन संस्था ने ही मन्नू भंडारी जी के बहुत बड़ा नाटक था महाभोज, हमने किया था पहली बार वाह वाह वाह। 1983 में। और विशेष बात, राजेंद्र यादव महाकथाकार, बड़े जी, कथाकार, बड़े कथाकार। और इधर हंस, इधर बाद में मैगजीन निकली, अब चल रही है अभी, उसके संपादक, बहुत नाम है उनका। राजेंद्र यादव भी आए, जी कथा समीक्षक मधुरेश तो वहाँ थे ही थे, है ना, सब वहाँ पर आए। बहुत, और दर्शक जानते हो कितने होते थे? जी मैं कोशिश की बजाय इसके कि मैं डोनेशन ले लूँ 50-100 रुपये 200 रुपये, जी अगर मैं 5 रुपये की टिकट बेचूंगा तो मुझे सामान्य वह जो इस क्षेत्र में वास्तव में रुचि रखने वाला दर्शक है वो मिलेगा। अरे जो होरी है ना, होरी में मेरे दर्शक हो गए थे करीबन 2000 बहुत बड़ी वो संख्या होती है, नाटकों कहाँ मिलते हैं। इसी प्रकार से लगभग 1800-1900 दर्शक थे महाभोज में। जी नगर पालिका में किया था मैंने, सेट वेट लगाकर बहुत बेहतरीन नाटक किया था। उसमें खुद मैंने मुख्यमंत्री का रोल अदा किया था, दास साहब का। जी तो इस प्रकार से नाटक किया, वो किया। फिर और कवि कहानी किया बादल सरकार का। फिर वो एक नुकुलाई गोगोल है रूस के लेखक, उनका नाटक था, शैलेंद्र जी ने नाटक किया था बड़ा साहब, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है ना, वो नाटक किया, कवि कहानी का। फिर उसके बाद एक बड़े कथाकार है संजीव जी, जिनको के पिछले साल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। संजीव की कहानी पर मैंने ही खुद लिखा उसको नाट्य रूपांतर। जी राजेंद्र यादव ने कहा मुझसे, अरे थोड़ी मेहनत करो, तुम खुद ही लिख लो उसको। जी जब मैं तलाश में था एक किसी और नाटक की, तब की बात है, उनसे मिलने गया था राजेंद्र यादव से, तो कहने लगा तुम खुद लिखो, समय लगेगा। ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी आपको सौंप दी कि खुद देखिए, इंस्पायर किया मुझे, इंस्पायर किया जी। तो संजीव की कहानी पर नाट्य रूपांतर मैंने किया। उसका नाम बड़ा आकर्षक था जी है, मैं चोर हूँ मुझ पर थूको। ये वो नाटक था सर। मुझे तो मंत्रिमंडल ये, और फिर नुक्कड़ नाटक किए जी, नुक्कड़ नाटक, खुर्द, मशीन, गड्ढा, गिरगिट, ये बहुत सारे नाटक मैंने किए। और बदायूं में गया, बदायूं के गाँव में गया, आसपास के गाँव में जी, चंदौसी गया जी, बरेली गया कई बार, खुर्जा गया, हापुड़ गया, सब जगह अपनी मेरी टीम थी 10 लोगों की नुक्कड़ नाटक की जी, वो लेके जाते थे। तो एक अलग जिंदगी थिएटर की रही है। इस पर हो सकता है जब भी अभी 1-2 साल में मेरी किताब आएगी, है ना, उसका तमाम उसका जिक्र है, वो सब उसमें होगा। सर वाकई आपने इतने किरदार निभाए हैं जिंदगी में। सर ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, मगर सर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपने इतने सारे किरदार निभाए नाटकों में, कभी मुख्यमंत्री का निभाया, कभी जो है कवि का निभाया, और कभी आप कहानीकार का। सर इन सब में आपको कौन सा अभिनय अभी तक जो है वो भूले नहीं है लाइफ में, जिसको जी के आपको ये अभिनय को जी करके आपको ये संतुष्टि मिली कि मैंने ये अच्छा किया है? असल में सर हालांकि असलम भाई, आपको तो ये बड़ा पेचीदा सा प्रश्न है। जी, कारण क्या है सर? सभी में जान लगाई जाती है, लेकिन जान नहीं, बात दूसरी है। माँ के लिए हर बेटा बहुत प्रिय होता है उसको जी, हर बार सृजन होता था जी, हर बार
क्रिएट होता था। जी तो इसलिए जो क्रिएट हुए तमाम नाटक, हो रही हो, वहाँ भोज हो, जाति पुरुष है, दिल्ली ऊंचा सुनती है, वो भी किया था मैंने, है ना, मंत्रिमंडल किया था, सब में मुझे लगता है कि वो सब के सब मैं प्रिय, इसलिए बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा, वो मेरी वृत्ति रही है, शायद मैं आपके साथ हूँ इस समय जी या फिर मैं आपके साथ ही हूँ, मेरी नेचर वो है। जी। यदि मैं उस किरदार के साथ हूँ तो उस किरदार के साथ ही हूँ। अच्छा, दूसरा किरदार नहीं हो सकता जब? नहीं, उस दौरान जी रिहर्सल्स, 2-3 महीने के रिहर्सल्स, जी पहले हम केवल फ्लोर रीडिंग करते हैं, जी फिर एनेक्टमेंट पे आते हैं, है ना, सभी जानते हैं इस बात, जो थिएटर जी। के लोग हैं, है ना। तो फ्लोर से ही, बल्कि मैं तो फ्लोर भी नहीं, मैं तो सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे नाटक पढ़ता था। एज ए डायरेक्टर मुझे कोई एक नाटक चुनना होता था जी अपने संस्था के लिए कि ना करूँगा, तो तभी से मेरे जहन में वो करेक्टर जो मुझे करना होता था वो प्रविष्ट हो जाता था मुझ में, मैं तो जी। उसी का हो जाता था। लेकिन फिर भी मुझे कई 2-3 जो अच्छे लगे उसमें किरदार, मैं कह सकता हूँ। एक किरदार था मंत्रिमंडल में, वो मुख्यमंत्री था जी वो भी, उसमें क्या वो ईमानदार आदमी था, उस पर विभिन्न प्रकार के आरोप लग जाते हैं जी कैबिनेट वाले, तो वो मंत्रिमंडल जितेंद्र मित्तल का था। जी और ऐसे ही दिल्ली ऊंचा सुनती का भी था। अब ऐसे तो कवि कहानी का, अब मैं क्या, वही है ना, वही वाली बात है, मुझे सब जैसे से याद कर रहा हूँ तो वो भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, बड़ा मुश्किल है। सर, हमें भी ये लगता है, जैसे जैसे आप किरदारों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें ये लगता है कि हमने ये सवाल ही गलत पूछा है। नहीं, मगर ये जरूर है सर के गलत क्या, आपने बहुत एक अनोखा नाम बताया सर, और उस मैं ये मालूम करना चाहूंगा सर कि आपने वो जो दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये कौन से उसमें किया था वक्त में? ये नाटक है कुसुम कुमार का जी, और ये 1985 में मैंने किया था। 1985। हाँ, और ये उस रिटायर्ड आदमी की कथा है जी जो नौकरी से रिटायर होने के बाद जाता है, अब उसे पेंशन लेनी है उसे, जी और पेंशन लेने के लिए जब वो जाता है तो रजिस्टर में वो क्लर्क के कहता है, आप वही हो क्या? जी हाँ हाँ, लेकिन रजिस्टर में तो यू आर डेड, जी। रजिस्टर में तो आप मृत हो। अब उसकी जिंदगी, उसका संघर्ष, मतलब वो जिंदा है लेकिन रजिस्टर में किसी भी व्यवस्था के कारण वो जो है मृत घोषित कर दिया गया है। जी, अपने आप को मृत से रजिस्टर के लिए जिंदा अपने आप को साबित करने के लिए वो कभी डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो, कभी किसी क्लर्क के पास जाता है, किसी के माध्यम से किसी मंत्री के पास जाता है, और कभी आता है, और कर करके उसकी लड़की है, उसके अलग दुख है उसमें बेचारी का, इसकी शादी वादी नहीं हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम उसकी है, लड़की जो मर गई उसकी चक्कर में, तो उसकी जो तकलीफ थी वो मैंने फ्लैशबैक में उसको स्टेज पे किया था। और कैसे मैं सेंट्रल स्टेज में आकर मेरे स्पॉट मुझ पर पड़ रहा था, और मैंने एक स्पॉट मैंने अपनी मरी हुई लड़की जो कैरेक्टर थी, है ना, दूसरे स्टेज पर उसको रखा था, स्पॉट आता है फिर चला जाता है, उसको किया था। और तब मैं बिल्कुल अपने आप में मैं डूब गया था उस कैरेक्टर में, और मुझे खूब अभी तक भी याद है, मैं इतना डूब गया था कि मुझे उसमें रोना था। तो जाहिर क्या है, हम कोशिश करते हैं कि भाई ग्लिसरीन का यूज़ कर लेते हैं, जी, है ना, जो फिल्मों में तो ख़ास तौर से हम तो कम करते थे थिएटर में, तो फिर भी, बट it was not at all required. I was totally involved in each and every word and the act of that character. डूबा हुआ था मैं, और पूरा एक बहुत लंबा मेरा डायलॉग था, और जब मैं रो तो बस रोते हुए उससे फिर वो लड़की जैसे स्पॉट हट जाता है, मैं रहता हूँ, और इतना दर्शक भी डूब गए थे मुझ में, सब में, जब बिल्कुल मेरा लास्ट में आता है तो बिल्कुल तालियों की कड़कड़ाहट के साथ मेरा स्पॉट ऑफ हो जाता है, मैं चले जाता हूँ। वो कैरेक्टर मुझे आज भी लगता है कि उस रिटायर्ड आदमी का संघर्ष सुनते, दिल्ली नहीं है, दिल्ली एक व्यवस्था है, जी जी, और एक आम आदमी की जो भी सामान्य जन है, जो तकलीफशुदा आदमी है, उसकी बात कहाँ सुनता है, कहाँ सुनती है, आज तक भी सुनती, दिल्ली ऊंचा सुनती है। ऐसा एक नाटक था, अच्छा लगा था मुझे, काम किया था। जी। सर, हमें सुनकर भी एहसास हो रहा है कि आपने तो जिंदगी में इतने किरदार निभाए हैं कि अगर एक एक किरदार के ऊपर हम बात करें सर तो
मैं समझता हूँ कि करीबन 1-2 महीने लग जाएंगे सर, वो इतने किरदार डिटेल्स हैं, वो तो बहुत सारी जी। डिटेल्स हैं। जी, और सर मैं एक और सवाल आपसे यहाँ करना चाहता हूँ कि सर आपने जो ये कविता शुरू की, आप गीत लिखने लगे, आप नाटक भी करते रहे, सर आपने निर्देशन भी शुरू किया, अभी आपने बताया आपने उसमें निर्देशन शुरू किया, बड़े बड़े लोग आपके पास आते थे और आपने ऐसे ऐसे कैरेक्टर के दिल्ली ऊंचा सुनती है और वो एक, और आपने बताया राजनीति से, ताकि ये दिल्ली तक ये आवाज़ पहुंच सके, नेताओं के कानों तक ये आवाज़ पहुंच सके। आपने एक आम आदमी की बात को पहुंचाना चाहा, आपने सच्चे किरदार निभाए हैं सर। बहुत सारे लोग जो स्टेज पर करते थे, ये किरदार करते थे, नाटक करते थे, ये फिल्मों में चले गए। सर आप उधर क्यों नहीं गए? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं जी। एक तो ये है कि जितने मैंने नाटक किए ना जी ये सब के सब सोद्देश्य थे, जी एक उद्देश्य के थे, जी, सामाजिक सरोकार के नाटक थे, जी केवल मनोरंजन के नहीं थे। विशुद्ध मनोरंजन, केवल जब मनोरंजन होता है विशुद्ध, जी तो आप कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं फिर। तो वो वैसे ना, ये सारे के सारे नाटक वो किसी न किसी सामाजिक सरोकार से लैस थे जी और एक सुरुचि संपन्नता थी जी बताऊं में उन नाटकों में। अब रहा सवाल फिल्म का, जी मैं शायद, आपने भी क्या याद दिला दी बात, जी। तो सुन लीजिए, वो कथा सुन लीजिएगा। शायद मेरी उम्र थी 13 वर्ष की, 12-13 साल की। जी ओके, मैंने आपसे पहले कहा म्यूजिक के लिए पहला प्यार, जी दूसरा अभिनय के लिए। तो 12-13 साल की उम्र में मैंने कुछ 1-2 फिल्में बाबूजी के साथ मुझे दिखाई होंगी। जी उसी टाइम में रामलीला का वो नाटक मैंने देखा, मैं भी ऐसा करूंगा। जी फिल्में भी देख ली मैंने। जी फिल्म शायद तब उस जमाने में कोई बाबूजी ने दिखाई होगी, झनक झनक पायल बाजे एक फिल्म आई थी, जी है ना, वही वी शांताराम की, वो दिखाई थी, या कोई एक और होंगी, एक वो थी इंसानियत, वो देखी थी। बहरहाल उसी 50s में। तो उसमें एक दिन आपके इस सुभाष ने जी ये सोचा कि तू चल फिल्म में काम कर। अच्छा। और साहब, अब देखो, मैंने अपना, भाई मैंने फिल्म में काम कहाँ मिलता है? मुंबई में। जी मुंबई कहते हैं, पहले बॉम्बे कहते थे। जी तो बॉम्बे भाग दो। अब मैंने अपना बैग तैयार कर लिया, स्कूल जाता, लौट के आता, जी और अपनी माँ से कहा, जीजी को मैं, जीजी कहता अपनी माँ को मैं, जीजी मैं अपने कपड़े अलग रख लूँ मैं? अरे तू अंदर अलग क्यों रखेगा रे? है नहीं, अब मैं बड़ा हो गया, थोड़ा अलग रखा करूँगा। अच्छा। तो मुझे एक बैग दे दो अलग से। एक बैग दे दिया, चलो ठीक है, उसमें रख लिया। फिर दूसरे कुछ और रख लिया। 2-4 दिन के बाद सब तैयारी हो गई कि मैं बम्बई भाग रहा हूँ। जी। अब मुझे 13 साल की अवस्था में बम्बई भागना है। फिल्म, आपने फिल्म का जी। इतना फिल्म का इस कदर मैं दीवाना था कि मुझे तो भागना है। जी 13 वर्ष की बचपन, अब क्या है, भागना था। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये है, पैसे चाहिए जी। पैसे चाहिए। अब मैं पैसे कैसे माँ से मांग नहीं सकता, तो छुप के जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, पैसे नहीं। अभी प्लान ही कर रहे थे आप? प्लान कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा काम करता हूँ, चोरी करता हूँ। तो उनका संदूक हुआ करता था पहले, तो ये तो परसवर्ष तो थे, एक संदूक था, उसी में रख दिया करती, तनख्वाह लाते थे बाबूजी हमारे संदूक। ठीक है, अब संदूक मैंने देखा, ताला, एक दिन ताला खुला मिल गया। ठीक है, मैं देखता, इधर से आया, पैसे यहाँ से ले लूँगा। फिर आया, इतने में जीजी आ गई। हाँ क्या है? मैंने कुछ नहीं, मौका भी मिल गया। लेकिन असलम भाई, हुआ ये, हमारे पिताजी या हमारे माँ के जो संस्कार थे, या अपने आप ही कुछ कहा सुना कभी नहीं इन्होंने, लेकिन उसके कारण ऐसा हुआ कि अपनी माँ के संदूक से पैसे नहीं चुरा सका, पैसे चुरा नहीं सका। अब उसके बाद मैंने कहा, तो छोड़ यार, पैसे नहीं है तो क्या है, उठा के फिर अपने कपड़े वापस अपने बैग से निकाल के नॉर्मल जैसे हो जाए। तो फिल्म की इच्छा, फिल्म में काम करने की इच्छा तो वो थी। लेकिन तब 1981 में जब मैं हुरी कर लिया, तो उसके बाद मैं फिर वहाँ गया मुंबई काम करने के लिए। जी। आप आश्चर्य करेंगे, जैसे कि वहाँ पर तरीका है, किसी ने मना नहीं किया मुझे। मैं बहुत सारे नाटकों
रमेश तलवार हुआ करते थे, सागर सरहदी के वो भतीजे थे। वो उस जमाने में पूनम ढिल्लो उन्हीं के साथ थी, रमेश तलवार के साथ। वो वहीं बैठे नाटक के हंगल, उनके पास क्या एक हंगल साहब उनके साथ वो भी वहाँ करते थे। एक और नाटक देखा, पेतवे थिएटर में जाता था मैं, बहुत सारे नाटकों। और फिर श्याम बेनेगल से मिला मुझे जी। श्याम बेनेगल से मुझे उसकी असिस्टेंट ने कहा 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं अंदर घुसा, उसके बाद जब मैं लौट के आया तो इतनी वार्ताएं हमारी हो गई थी, मैं आया करीब 50 मिनट के अंदर बाहर, 50 मिनट के बाद बाहर आया। 2 मिनट लेकर अब वो भाई जब उनको रुचि आ रही है मुझसे बात करने में, जैसे उन्होंने पूछा अच्छा कोई अच्छी सी किताब का नाम बताओ, तो मैंने नाम बताया राग दरबारी हिलाल शुक्ल का, लाइक दैट। तो इस तरह से तो मुझे, और तभी मुझे हमारे सतीश, हमारे छोटा भाई है, उसका एक मित्र जी दिनेश लखलपाल, वो डायरेक्टर हैं, है ना। हम कई फिल्में, हमने समांतर सिनेमा की फिल्म बनाई है, ओमपुरी और रोनी हटंगरी को लेकर भी एक फिल्म बनाई थी जी। तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब वो सईद अख्तर मिर्ज़ा एक फिल्म बना रहे हैं, वहाँ चले जाओ आप जी। तो उनकी फिल्म बन रही थी, कई फिल्म बन चुकी थी उनकी, जैसे पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और ये कई फिल्म आ चुकी है। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो तब वो बन रही थी फिल्म मोहन जोशी हाजिर हो। तो मोहन जोशी हाजिर हो मैं गया, उसमें नायक थे भीष्म साहनी जी, बलराज साहनी के भाई, वो लेखक थे। और कुछ ही दिनों पहले मैं उनके पटेल नगर, नई दिल्ली के पटेल नगर में उनसे मुलाकात करके गया था जी। वो मुझे सेट पे मिले, बात कर रहे होंगे, मैं मिलने के लिए पहुंच गया। वो कहने लगे ओए वो सुभाष वो तो थे, वो तो इस तरह भी की पंजाबी आदमी जी जी जी। मैंने कहा जी हाँ। तो सर मुझे मालूम नहीं था तो तक, वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वो तो ना आ गया सुन के। अब वहाँ पर सईद अख्तर मिर्ज़ा बैठे हुए थे और साथ में एक थे कुंदन शाह असिस्टेंट, उनकी फिल्म बनी थी बाद में चलकर, वो उनके असिस्टेंट थे उस जमाने में। बल्कि राइटर्स में उस जमाने में सुधीर मिश्रा का नाम भी था जी साथ। और उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी थे, अमजद खान भी थे, भीष्म साहनी थे, दीपक काजी थे, बहुत सारे। तो उसमें ही मुझे उनका अच्छा एक छोटा सा रोल है उनका, ठीक है कर दिया अपने जी। आई गॉट द फिल्म। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ काम किया है, मुझे कहा करने मैंने बहुत दिया। अब ये क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था जी, तो मेरे लिए ये कोई दिक्कत आई ही नहीं किसी प्रकार के कि कैमरे के सामने कुछ फेस हुआ तो फर्स्ट ये होगा ये होगा, नथिंग लाइक दैट जी। उन्होंने कहा जब से एक्शन का, मैंने ठीक है बोल दिया, ऐसा कहता हूँ कि एक टेक और ले ले, मैंने जी ले लिया, एक टेक और ले लिया, 2 टेक में किस्सा खत्म हुआ। हाँ बाद में मैंने ज़रूर सीरियल में काम किया, अदालत एक सीरियल आता था जी, है ना जी। हाँ तो उसमें मैं विषय वो था चीफ, मतलब उसका वो मेरा वकील हुआ करते थे, रोहित है ना, हाँ वो होते थे वकील, बड़ा अच्छा अदालत, अच्छा सीरियल अभी भी है उस पर जी जी, सोनी पर मिल जाएगा आपको, है ना, एपिसोड 55 उसमें काम किया। कुछ विज्ञापन की फिल्में मैंने की उसमें जी। ये मैं जब जहाँ मुझे, हाँ अब स्टेज ऐसी नहीं है कि क्योंकि जिस प्रकार से देखते हैं लोग बाग पड़े रहते हैं वहाँ पर, तो प्यार मोहब्बत मान सम्मान के साथ नहीं, तो अब उस समय भाग गया होता तो क्या होता क्या नहीं मालूम था मुझे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हाँ मुझसे काम करने के लिए कोई कहे, जिस अवस्था में हूँ, जिस प्रकार से दिखता हूँ, क्योंकि स्क्रीन फेस इम्पॉर्टेंट है ना, जिसमें हूँ मुझसे कहे कि ये करेक्टर कर, ओके मैं कर दूँगा। लेकिन अब मैं पीछे हूँ, असलम भाई वो स्टेज नहीं है, इसलिए मैं काम जब भी फिल्म में किया, सीरियल में किया, सभी कई सीरियल में किया। और उसके अदालत था, एक और था कोई टाइम का, उसमें जज बना था, एक में वो बना जज में 2-3 बार बन चुका हूँ, है ना। तो बहरहाल ये सब किए हुए हैं छोटे छोटे रोल, लेकिन इतना ही है बस सर। अब तो वो सब सीरीज में कन्वर्ट हो गया है। हाँ अब अभी तो थिएटर से दुनिया हट गई, थिएटर मतलब सिनेमा हॉल जी जी जी। अब सारा मतलब OTT पे आ गया है ना, और अलग भाषा हो चुकी है OTT की, अब पकड़ बहुत लंबी चौड़ी हो गई है भाई, पूरे वर्ल्ड वाइड हो गई है जी ना, और अधिक यथार्थ का सिनेमा आ रहा है। सर आप जिस तरह के आपने अपनी ज़िंदगी में किरदार किए हैं ना सर, तो ये होता ही नहीं है ऐसे किरदार से कि एक आम कोई ऐसी उसमें काम करे सीरीज में कि जिसका कोई मतलब ना हो, जो कोई समाज को न जगाती हो। तो ये भी चीज़ है सर, मन को संतुष्टि नहीं होती है। अब जैसे मुझसे कहा एक, अब
सुन लो इसी बात पर, मेरे पास वो कास्टिंग वाले का फ़ोन आया, जी मैं बेंगलोर में था उस ज़माने में। हाँ सर, कोई एक वो भेज दीजिएगा क्लिप अपनी आप, जी आजकल वीडियो पर क्लिप जी। भेज दूंगा। तो भेज दिया मैंने उसे, उसने स्क्रिप्ट भेज दी, स्क्रिप्ट मैंने भेजी। आजकल सब है ना ऑनलाइन हो जाता है, तो मिल गई, मैंने प्रिंट आउट लिया उसका, जी देखा। अब उसमें रोल ये है कि उसमें कई सीन्स है सर, आपका हमने देखा है, उसमें ये हो जाएगा वो जाएगा, तो उसमें और कुछ नहीं था। उसमें मुझसे जो मैं वो एक दुकानदार, वैसे कोई बात नहीं है, चपरासी बन जाऊँ, रोल होता है, जी नौकर बन जाऊँ, डोम बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर है, आपको जीना है। लेकिन उसमें जो था वो शुरुआत वहाँ से हुई थी कि मैं दुकानदार होकर वहाँ पर मैं फर्स्ट सीन में कंडोम बेच रहा हूँ। जी तो वो मुझे नहीं पसंद आया भाई। मैंने उसको मैंने कहा यार वैसे तो कोई बात नहीं है, कंडोम बेचो मतलब कोई बात नहीं, करेक्टर है ना। लेकिन मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कहा इट इज़ नॉट ऑफ माई चॉइस, सो दैट इज़ वाई आई एम रिजेक्टिंग दिस करेक्टर टू परफॉर्म, है ना। क्योंकि सर ये तो आपका अधिकार है। उसने कास्टिंग वाले ने कहा कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना ही बात भी सोची कम से कम। तो इस तरह की बात है। यदि आपने कहा कि यदि कोई, ये तो कह रहे हैं ना आप, जी निश्चित रूप में यदि कोई सही करेक्टर, मुझे लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ। सर आप तो कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं, आप तो स्टेज से जुड़े हुए रहे हैं, रंगमंच कलाकार रहे हैं, निर्देशन किया आपने, आप में तो प्रतिभाएं इतनी हैं कि अगर हम घंटों का हिसाब लगाएं तो वो 24 घंटे, चूंकि एक तरतीब है कैलेंडर की, तारीख बदलने की, लेकिन आपके किरदार जो है वो ज़्यादा है। तो आपके लिए कोई भी किरदार मुश्किल नहीं है। नहीं ये तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि देखिए हम फिर भी सर कौन सा चैलेंजिंग किरदार, मान लीजिए मैं एक सीरीज लिखता हूँ और मैं उस सीरीज आपके पिताजी के जीवन पर लिखता हूँ, तो क्या आप उसमें अपने पिताजी का रोल निभाएंगे? अब डिपेंड करता है ना स्क्रिप्ट क्या होगी जी इस पे। देखिए ये कहने के लिए तो बहुत आसान सा है जी कि मैं कर लूँगा। कोई पिता का कैरेक्टर है, ठीक है, पिता के कैरेक्टर में कर, जिसे एट दिस माई एज पिता का दादा कर लूँगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें जो स्क्रिप्ट क्या है, उसमें मेरा है क्या रोल उसमें। जी अब आप उसमें अब चौथे फ्रेम में पांचवा आदमी हो तो उसमें तो कोई तो सेंस नहीं ना। जी जी सर वो ये मतलब कि कुछ किरदार में करने के लिए होना चाहिए, जी जी चाहे आप रोल कोई भी हो। तो मैं ये समझता हूँ सर कि वाकई में आपको कोई भी, आप हर एक रोल में फिट हो जाएंगे। नहीं ये तो नहीं कर सकता। देखिए ये एक और है, एक्टर जो है ना, जी मैं ये मानता हूँ कि एक्टर जो है ना वो खुद नहीं है, वो एक्चुअली डायरेक्टर का एक्टर है। जी जो किरदार है ना वो मेरा तो है नहीं, वो डायरेक्टर का है। अब डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि हाथ थोड़ा ऊपर उठा लेना क्योंकि फ्रेम में नहीं आ रहा है, जी तो ये मैं यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा रिटेक ने एक और ले लो कि यहाँ से ले लो आप। जी तो ये डायरेक्टर वो ना वो उसमें मॉनिटर पे बैठा हुआ जी डायरेक्टर, वो गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी कर लेना, अरे लाइट थोड़ी सी ऐसी हो गई, वो टेक्निकल्स है ना जी अपना। जी जी तो वो यदि ऐसा जो वो कहेगा मुझसे, हाँ स्क्रिप्ट को जरूर पढ़ने की बात होती है कि मैं स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी। जी सर, हम तो यही चाहेंगे कि आपको अभी भी ऐसी स्क्रिप्ट आपके सामने आए, वो आए जो नाटक लिखने वाले लोग हैं, अभी दिल्ली में भी है नए कुछ, हम चाहेंगे कि आपका फिर किरदार आए, आप सीरीज में भी काम करें। जी जी सर आपने तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं, हाँ हाँ। उन पर भी आप कुछ हमें रोशनी अता करें। देखिए डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली वो फैक्ट्स बेस्ड होती है, जी तथ्य जो है ना, जी 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 तो उसमें आपको इतना ही करना होता है कि आप कॉन्सेप्ट आपको क्या जहन में। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट एक आया था मेरे में काम किया था मैंने, जो आखा तीज फिल्म का नाम है उसका, जी अक्षय तृतीया एक डेट होती है जी राजस्थान में विशेष रूप में और मध्य प्रदेश में और कई कई इलाकों में, जी तो उसको आखा तीज बोल देते हैं। उसमें वो ऐसा माने तिथि है जिसे कहते हैं अनसूज ब्याह, जी। माने जरूरत नहीं है पंडित से पूछवाने की, उस दिन शादी। और किसका फिल्म क्या थी वो डॉक्यूमेंट्री, वो थी छोटे छोटे बच्चों की होने वाली शादियां, जी बाल विवाह। बाल विवाह, बाल तो तब भी ठीक है जी शिशु विवाह। अच्छा, बाल और तो, भी नीचे आ अरे गया। भाई एक तो बाल विवाह मैंने जी। उसमें मैं गया वहां पर, मेरी टिप्पू टीम थी पूरा उस जमाने में, वो अच्छा कैमरा आ गया था, माने हम तो
वहाँ से निकल चुके थे, मैंने ये वो अच्छा सोनी का किसका कैमरा आ गया था वो, है ना, जी। वो उस पर उन्होंने प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था वो ओके आप जाइएगा कीजिएगा, है ना। तो वो मैं डायरेक्टर था, उसका राइटर था। जी। तो वो मैंने बनाई आखातीज फिल्म, और वो शायद उस जमाने में बीबीसी का चैनल 4 था, उसके लिए शायद उन्होंने की थी शायद रिलीज में, जैसा ध्यान पड़ा मैं अपना काम करके दे दिया। जी। छोटे जो बाल जो है 10 साल के 12 साल के कोई बात नहीं, 8 साल के कोई बात नहीं, 5 साल, अरे वो भी है कि गोदी में जो माँ है उसकी गोदी में लड़की है, जी। बाप है उसकी गोदी में लड़का है, वो है 6 महीने का अच्छा। ये लड़की, जी। वो है 1.5 साल की, 1.5 जी। लड़का, और फेरे 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 कौन ले रहे हैं, माँ बाप ले रहे हैं फिर गोदी में लेके उनको। संतान को गोदी में लेकर। जी। अब ये काफ़ी चीज़ कम हो गई है जी। निश्चित रूप में, लेकिन उस ज़माने में ये शायद 90s की मेरे ख्याल बात हो, 1990 के आसपास की, शायद 1990 या ध्यान नहीं आ रहा, तब वो फिल्म बनाई थी। फिर और फिल्म एक और मैंने बनाई, पुरातत्व को उकेरता यायावर करके एक डॉक्यूमेंट्री थी, है ना, वो जो टेराकोटा जो मूर्तियाँ होती जी। हैं, टेरक। उसके लिए बहुत काम किया था मैंने। तो यहाँ पर थे सुरेंद्र मोहन मिश्र चंदोसी के, जी। वो उन्होंने बहुत इकट्ठी की, तो उन पर मैं पूरा गया था। हाई बैंड पे काम किया था उस समय, तो हाई बैंड पे काम किया था, लो बैंड से हाई बैंड, फिर बीटा पर हम भी आखातीज बीटा बनाई थी, जी। तो वो भी उस पर काम किया। फिर मदर पे मैंने काम किया। जी। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता रहा हूँ मैं, जब मौका मिला है बनाता रहा। सर आपकी शख्सियत में मैंने ये चीज़ महसूस की है और बातचीत में भी, कि आपने अभी तक कोई भी बात जो है वो ऐसी नहीं कही जिसका सबूत ना हो। और आपने सच भी इस तरह से बोला है कि सुनने वाला उसको एहसास होता है कि ये जो बोल रहे हैं ये कितने % ज़्यादा लॉयल है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो सच बोला है वो 110% मेरी अपनी ये मामूली सी शख्सियत समझ पाई है। सर इतनी सच्चाई है आपकी बातों में, अगर आपको किसी झूठे का किरदार दिया जाए तो आप निभाएंगे सर? बिल्कुल। सर ये बात एक रंगमंच का डायरेक्टर बोल रहा है या अभिनेता? ना, अभिनेता जो होता है जी। जब वो सेलेक्ट कर लेता है ना और उस किरदार का हो जाता है, झूठ बोलना उसको, जी। तो वो नहीं है ना, वो कलाकार, वो कैरेक्टर में मेरी जिंदगी नहीं है वो। जी। सुभाष वशिष्ठ की जिंदगी नहीं है वो। जी। वो मान लीजिएगा नरेश नाम है उसका झूठे का, है ना, वो नरेश उसमें प्रविष्ट कर गया। तो यदि मैं इसी प्रकार से थिएटर में यदि मुख्यमंत्री का रोल किया या उस बाप का रोल किया या मैंने उसका रोल किया बड़ा साहब में तो मेरा अपना मुख्य रोल भी नहीं था मेरा जी। वो चंगू मंगू थे, हम दोनों दो कैरेक्टर थे चंगू मंगू ऐसे टाइप के, और वो कभी हंस के जो हादसे में वो भी किया मैंने। इसलिए यदि झूठ का है, मैं एक उदाहरण आपको दूं जी, बड़ा बेहतरीन उदाहरण, मुझे अभी तक वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, हरि भाई, मतलब संजीव कुमार साहब। संजीव कुमार का वो रोल है, वो हमेशा झूठ बोलेगा, यहाँ की वहाँ कहते, वहाँ की वहाँ कहते, क्या बेहतरीन करेक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आर्टिस्ट हैं, मुझे काम मिला है करने के लिए, ओके। आप मतलब पूरा इंसाफ करना चाहते हैं करेक्टर के साथ में, जो भी करेक्टर हो। अब कोशिश तो रहती है भाई, पता नहीं उसके बाद कितना अल्टीमेटली दर्शक ही तय करते हैं ना। लेकिन सर बात तो ये है कि आप तो प्रोफेसर रहे, आपने वहाँ पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी में, और आपने प्रोफेसर रहते हुए इतनी भूमिका निभाई, इन सबको मैनेज कैसे किया आपने? हर किसी के साथ, हर किरदार के साथ आपने इंसाफ किया है। चलिए 2-3 चीजें समझिए। 1974 में मैं बदायूं में गया जी, वहाँ पढ़ाता रहा। फिर 1998 में जी, वहाँ बदायूं में मैं था, नेहरू मेमोरियल शिवनाथ कॉलेज है ना, NMS एसएन दास कॉलेज में, पीजी कॉलेज था, वहाँ पढ़ाया। 1998 में मैं आ गया NREC कॉलेज खुर्जा में जी, वहाँ HOD रिटायर हुआ हिंदी का जी, वहाँ से मैं अध्यक्ष था। और इस तमाम दौरान मैंने कई PhD करवाई हैं। अच्छा भाई आप जी, प्रोफेसर हैं तो आपको शोध कार्य भी तो करवाएंगे आप, जी जी, है ना, वो सब भी करवाया, शोध कार्य करवा रहा हूँ जी, पढ़ा रहा हूँ,
जी। सुबह 7:30 बजे एमए की क्लास होती थी हमारी। अच्छा। रात को अपना 1-2 बजे तक काम किया। कई बार तो क्या होता था, मैं 2-3 बजे तक एक किताब पढ़ रहा हूँ, मान लो दिमाग में किताब आ रही है, अब वो पढ़ रहा हूँ मैं, तो कंटिन्यूएशन में टूट ना जाए उसका, तो वो खत्म कर लिया इस किताब को। जी। 3 बजे तक किताब पढ़ी, सुबह फिर 6 बजे उठ के 7:30 बजे की क्लास है, तो वहाँ पर पढ़ाना, खुर्जा में पढ़ाना। फिर मेरा ये बता दूं विशेष बात कि मेरी पत्नी, जी। मेरे बच्चे, 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं मेरे पास, जी। एक लड़की एक लड़का। वो सब मेरी पत्नी प्रिंसिपल थी स्कूल में, तो वो यहीं रहते थे हमारे माँ बाप के पास, जी। बच्चे ही रहते थे। तो प्रति सप्ताह या 15 दिन में एक बार, जब जब मौका या छुट्टियों में, मैं वहां से यहाँ भी आता था, जी। घर परिवार को भी देखता था। अच्छा, फैमिली आप वहां लेकर नहीं गई, यहीं रही पिताजी के? 2-3 साल के बाद जैसे ही मेरी बच्ची जी। वो इस लायक हुई कि उसको हम एडमिशन करा दें जी। केजी में, कारण क्या था, बदायूं जो है ना, वो उस जमाने में, अब तो बहुत फर्क पड़ गया, थोड़ा सा बहुत, या थोड़ा बहुत हो गया होगा। जी। इतना पिछड़ा हुआ इलाका था, अगर ऊपर से नीचे चले आप जिलों में, जी। जी। तो सांस फूल जाए, इतने नीचे था, पर इतना अधिक वो माने पिछड़ा हुआ था। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मैं अपने आप जो झेल लूंगा, अपने आप, खाना बनाने वाली आ गई, वो कर गई, या कभी ऐसी खा लिया नहीं खा लिया, है ना, अपना वक्त निकालूंगा, बच्चों को जरूर मैं करूँ, पत्नी को यहाँ पर सुविधाएं, बच्चों को रहें, और बच्चे मेरे, तो उसका फ़ायदा हुआ कि बच्चे पढ़ गए अच्छे स्कूलों में, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश की, वहाँ पर जब मैं जैसे भी रहूँ, जी। बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना हो। उसका ये फ़ायदा है कि भाई लड़का है मेरा, जी। है ना, वो लड़का एक बहुत बड़ी पोस्ट पर, अमेरिका में एक कंपनी है, उसमें बहुत बड़ी पोस्ट पे अमेरिका में रह रहा है, वो काम कर रहा है। अभी मैं वहीं 6 महीने रहा था उसके पास, अमेरिका में था, जी। और बहुत सारी गोष्ठियाँ लोगों ने बुलाया, फिर वो एक जी। किस्सा है। मेरी बेटी, वो खुद अपने आप में फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है, पूरा मतलब ये एशिया पूरा सब डायरेक्टर है वो, तो वो भी पहुंच गई वहीं अमेरिका में, वो बॉस्टन में। तो ऐसे करके वो उसका परिणाम हुआ कि मैं उस समय जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी कर सका बच्चों के लिए, ये हुआ परिवार के लिए, ये मैं करता रहा। प्रोफेसरी करी जी, ये भी किया। हाँ, थिएटर मेरा बंद नहीं हुआ वहाँ रहते हुए जी। लेखन, हाँ बिल्कुल, लेखन में एक और सुन लीजिएगा जी, अमर उजाला अखबार निकलता है जी, हिंदी का, है ना जी। तो वहां पर बरेली से निकलता था, पहले आगरा से, फिर बरेली आ गया था, बरेली से फिर बाद में मुरादाबाद वगैरह मेरे रोड चला। उस जमाने में केवल बरेली तक था। वहां पर एक दिन अचानक, एक दिन मुझे कुछ सूझा, जाने क्या बात हुई, यार तो लिख जी, नजर भाई जी। ऐसे ही आप जब लिखते हैं ना, एक्चुअली ये कोई सूझता है आप में जी, अब तो खुद लिखते हैं जी, जोर जबरदस्ती थोड़ी कोई शेर आएगा जी जी, पता नहीं कहीं से कोई शेर आया, कोई करता। इसी प्रकार से वो आ गए। तो एक कैरेक्टर जुम्मन मियां जी, और दूसरा कैरेक्टर थालीग्राम बिल्कुल डिफरेंट हो गया, दो कैरेक्टर है ना जी, जुम्मन मियां और थालीग्राम। और ये इन दोनों के बीच के संवाद जी को आधार बनाया, और एक हफ्ते भर में जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं घटती थी, अखबार के माध्यम से मुझे प्राप्त होती थी जी, उन पर विमर्श होता था उन दोनों के बीच में। और वो कॉलम लिखा करता था मैं अमर उजाला के लिए, और नाम मेरा था उस जमाने में थालीग्राम, उपनाम से, सुभाष वशिष्ठ नहीं जी जी जी, थालीग्राम नाम से लिखता था, व्यंग का कॉलम जी जी। मैंने वो अखबार मैंने देखा है, हम अक्सर तेलीवाड़ा में होते थे उस टाइम, तो मैंने वो अखबार देखा, पढ़ता था, और मैं ये हास्य की चीजें बहुत पढ़ता था। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से ये शौक था। वो वो भी किया मैंने जी, हंसी कम व्यंग ज्यादा होता था जी, जो टेलीग्राम किया, वो लेखन उतारा मेरा जी। नाटक की, देखो ना ये किताब, तभी ये मार से नहीं प्यार से जी, अब ये किताब आई है मेरी, देखिए, मार से नहीं हाँ, प्यार से, हाँ, ये बच्चों के लिए बाल हाँ, किशोर नाटक संग्रह है, छोटे छोटे नाटक जी, इसका नाम ही है मार से नहीं प्यार से, है ना। तो ये किताब आई है। अब नाटक लिखे हुए हैं तब के जी, तो नाटक भी लिखे, जैसे एक पूरा नाटक है, पूर्णकालिक नाटक है, दे दे प्यार दे जी, उसका नाम है जी, मैं चोरू मुझ पर थी को, वो मैंने लिखा ही था। यशपाल की एक कहानी है, करवा का व्रत जी, उसका लेटर बनता है, वो भी मैंने किया। तो मैं लेखन का काम, प्रोफेसरी जी, थिएटर, घर परिवार, ये सब कहीं ना कहीं समय ने मुझे साथ दिया मेरा, और मैं कुछ करता रहा, यही कहूँ।